हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस में जो फिजिक्स है उसमें आपका चैप्टर 10 है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, जिसको हमने पिछली वीडियो में जहां पर छोड़ा था उसके ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये तो आप जानते ही होंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लें, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम डाउनलोड करके और उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको इन सभी के जो PDF हैं बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारे PDF आपको वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से इसको तुरंत जल्दी से ज्वाइन कर लें। तो अब आज के इस वीडियो में हम आपको जो है, पिछले वीडियो में आपको हमने बता दिया था, जैसे कि हम आपको दिखा दें। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो है, हमने देखा था कि दर्पण में, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, तो ये हमने कुछ नियम उसमें देखे हुए थे। तो अब उसी के आगे से हम जो है स्टार्ट करते हैं, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो ये हम करेंगे। सबसे पहला इसमें जो है, गोलीय दर्पण आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इनके जो है, इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन में कितने प्रतिबिंब जो है बनते हैं। सबसे पहले हम अवतल दर्पण कवर करेंगे। तो अवतल दर्पण के जो है 6 नियम होते हैं, 6 केस होते हैं। किस चीज़ के? अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब के बनने के। तो सबसे पहला केस क्या होता है कि जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, तो अब इनका हम डायग्राम आपको बना के बताते हैं सभी चीज़ों का। तो चलिए, जब वस्तु अनंत पर हो तो किस प्रकार से, ऐसे मान लेते हैं हम एक अवतल लेंस बना लेते हैं, अवतल दर्पण बना लेते हैं। तो हमने जो है एक अवतल दर्पण ये बना लिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें हम एक तरफ जो है पॉलिश की जाती है, तो पॉलिश टाइप का हम बना देते हैं। ठीक है, ये बन गया। अब इसके आगे हमें क्या करना है कि आप जैसे कि जानते हैं कि अवतल दर्पण में ये होता है मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष होता है। क्या होता है? मुख्य अक्ष। उसके बाद यहाँ पर जो इसका होता है C, मतलब कि केंद्र, और यहाँ पर होता है F, मतलब कि फोकस, और यहाँ पर होता है P, यानी कि ध्रुव या पोल। ठीक है, तो जो मुख्य अक्ष है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। तो अगर आप इनको नहीं समझ पाए हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, तो अगर आप इनको नहीं समझे हैं तो आपको हमारा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख लें, जिसमें कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हमने गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं बताई हैं, उनमें ये सारी हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो। तो वस्तु अनंत पर होती है, मतलब कि ये जो रेखा है इससे कई दूर होती है, बहुत ज़्यादा दूर होती है। मान लेते हैं, हमने माना कि वस्तु, चलिए हम अनंत पर रख देते हैं। ये देखिए, हमने मान लिया ये वस्तु हो गई AB। ठीक है, इस प्रकार से ये वस्तु अनंत पर रख दी। तो इसमें जो प्रकाश की किरणें जाती हैं, किस प्रकार से जाती हैं, चलिए हम इसको स्केल की सहायता से बनाते हैं। और आपको इसको एग्जाम में भी स्केल की सहायता से ही बनाना है, वरना जो है आपका ये परफेक्ट नहीं बनेगा। तो ये चलिए हम बना लेते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया था, इधर से कोई दिक्कत नहीं है, इतना काट दिया हमने। ठीक है, तो जो पहला नियम था इसका कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने का पहला नियम था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, तो ये पहला नियम था। तो इसको हम इसकी लाइन बना लेते हैं कि ये देखिए, परावर्तन के पश्चात मतलब कि ये किरण आ रही थी और ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गई। इसी प्रकार ये वाली भी किरण जाएगी।
ठीक है। तो ये वाली विकिरण हम बना देते हैं, ये वाली विकिरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गई। ठीक है। तो इसमें हम क्या समझे कि इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बन रहा है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं, फोकस पर, और बिल्कुल किस साइज की काट रही हैं, बिल्कुल बिंदु आकार की। तो इसके सबसे पहले हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है। ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और उसकी आकृति कैसी होती है, बिंदु आकार, बिंदु टाइप का बन रहा है ये, तो ये बिंदु आकार का बनता है। उसके बाद तीसरी चीज इसी में आती है कि प्रकृति, इसकी प्रकृति आभासी है या वास्तविक है। वास्तविक और आभासी आपको हम बता दें क्या होता है। वास्तविक जो होता है जो कि वास्तव में बन रहा हो, मतलब कि ये दर्पण जो है इसका परावर्तन इस साइड होता है, तो इसी साइड इसका बिंदु बन रहा है, तो ये वास्तव में आपको दिखेगा कि इसका इसका प्रतिबिंब है वो यहाँ पर बन रहा है। और जो इसमें होता है उत्तल दर्पण में होता है कि पीछे की साइड से जो है हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से जो है ये किरणें आ रही हैं, लेकिन ये नहीं आती हैं। तो ये होता है वास्तविक और वो होता है आभासी। तो यहाँ पर क्या होगा, वास्तविक, वास्तविक बनता है, वास्तविक, और साथ में यहाँ पर उल्टा भी बनता है, वास्तविक एवं उल्टा। जो भी प्रतिबिंब, ये आपको और बता दें कि जो भी प्रतिबिंब गोलीय दर्पण, चाहे कोई सा भी गोलीय दर्पण हो, उत्तल या अवतल, गोलीय दर्पण में जो भी प्रतिबिंब यहाँ पर बनते हैं, मतलब कि जो भी प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं वो सभी के सभी उल्टे होते हैं। ठीक है। और जो आभासी होते हैं वो सीधे होते हैं। तो आप इतना समझ गए होंगे। अब चलिए अब दूसरी इसका केस देखते हैं। दूसरा क्या होता है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। समझ गए आप, ये अनंत है और ये वक्रता केंद्र है, तो इसके बीच में। तो यहाँ पर हम फिर से एक जो है दर्पण बना लेते हैं। चलिए हम दर्पण ड्रा करते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं यही वाला दर्पण, अवतल दर्पण। तो हमने एक जो है अवतल दर्पण ये बना लिया। ये थोड़ा सही नहीं बना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने अवतल दर्पण बना लिया। अब इसमें ये जो होता है मुख्य अक्ष, अभी हमने आपको बताया था, इसको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर होता है सी, यहाँ पर होता है एफ। ठीक है, हो गया। अब दूसरी क्या हमने बताई है कि अनंत और केंद्र के बीच में। तो मान लेते हैं वस्तु रखी हुई है हमारी यहाँ पर। ठीक है, अनंत और इसके बाद, मतलब कि इसके बीच में मान सकते हैं, या फिर सी से बाद भी बोल सकते हैं, सी से परे भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कुछ भी अगर एग्जाम में आए सी से परे या सी के बाद या अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, तो आप वस्तु कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर सी के बाद। ठीक है। उसके बाद यहाँ से अभी जैसे हमने बनाया था उसी प्रकार से एक किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण कहाँ से होकर गुजरती, परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती हैं, फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर देंगे। उसके बाद हम एक और बनाएंगे। दूसरा नियम था परावर्तन, मतलब किसका, प्रतिबिंब बनने का। ठीक है, तो क्या था कि जो भी किरण फोकस से होकर आती है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देख लेना, फोकस से होकर आती हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये किरण इस प्रकार से आती है और परावर्तन के पश्चात इस प्रकार से चली जाती है। समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो ये इस बिंदु पर यहाँ पर इसे काट रही हैं, तो यहीं पर वस्तु का जो है प्रतिबिंब बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी, इसका दे देंगे हम यहाँ पर ए डैश
बी डैश, ये वस्तु का प्रतिबिंब बना। उल्टा बना, जो कि आप जानते हैं। तो अब इसकी क्या क्या कंडीशन होती हैं। सबसे पहले ये कहाँ पर बनता है, ठीक है। तो ये जो है सी तथा एफ, मतलब कि वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है। और किस आकृति का बनता है, तो ये है छोटा। उसके बाद इसकी प्रकृति क्या होती है, प्रकृति वही होगी वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। चलिए अब तीसरा पॉइंट आता है वक्रता केंद्र पर हो। समझ गए आप कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो इसकी क्या कंडीशन बनती है, ठीक है। फिर से हम एक दर्पण बना लेते हैं, ठीक है। दर्पण बना लिया, इसमें पॉलिश कर दी एक साइड। अब इसमें हम मुख्य अक्ष बनाएंगे। चलिए कलर मार्कर से बना लेते हैं। ये मुख्य अक्ष बन गया, यहाँ पर हमारा सी हो गया, यहाँ पर हमारा एफ हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वस्तु हमें कहाँ पर रखनी है, सी पर, मतलब कि वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर वस्तु रख दी ए बी। अब उसी प्रकार से एक किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण कहाँ से जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हैं, ठीक है। उसके बाद वही दूसरी लगाएंगे हम इसमें कि फोकस से होकर आने वाली किरण, फोकस से होकर एक किरण आई। सबसे पहले इनमें हम एरो बना देते हैं। फोकस से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। कैसे हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये इस बिंदु पर काट रही हैं। कहाँ पर काट रही हैं, इस वाले बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें एक मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर एक चीज़ होती है कि वक्रता केंद्र जो होता है, मतलब वक्रता केंद्र और ये पी के बीच की जो दूरी होती है उसके बिल्कुल बीच में एफ होता है। लेकिन यहाँ पर हमारी क्या गलती हो गई कि यहाँ पर ये जो है ये जगह थोड़ी ज़्यादा हो गई, और ये सॉरी ये थोड़ी कम हो गई और ये थोड़ी ज़्यादा हो गई। तो इसको हम दोबारा से बना लेते हैं। इस कारण से ये जो प्रतिबिंब है ये गलत जगह पर बन रहा है, तो इसको हम दोबारा से बना लेते हैं। तो चलिए हमने इसका जो चित्र है वो दोबारा से बना लिया कि यहाँ पर जो वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है ए और बी, तो इसकी एक समान जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी वो फोकस से होकर गुजरती है, और जो फोकस से होकर जाएगी किरण वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है परावर्तन के पश्चात, ठीक है। तो ये इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसी बिंदु पर इनका जो है प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश, ठीक है। तो इनकी कंडीशंस भी लिख लेते हैं। कहाँ पर, सी पर बनेगा, मतलब कि वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब। और यहाँ पर जो है समान आकार का बनेगा, और लास्ट कंडीशन होती है वही वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका डायग्राम हम देख लेते हैं, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच किस प्रकार से होगा। ये हमने अवतल दर्पण बना लिया, एक वस्तु रखी है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ए बी। तो इसकी जो समांतर किरण जाएगी वो फोकस से होकर जाएगी, और जो फोकस से होकर जाने वाली किरण वो समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश। तो ये कहाँ पर बनता है, चलिए अब इसके जो है जो लिख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है कंडीशंस। पहली कंडीशन इसमें हो जाएगी कि अनंत
तथा सी या फिर केंद्र के बीच में इसका प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद दूसरा हो जाएगा किस आकार का बनेगा, वो भी बता देते हैं। तो ये बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा। उसके बाद कैसा बनेगा, वही इसमें वही कंडीशन रहेगी, वास्तविक तथा उल्टा। आप शॉर्ट में लिख सकते हैं वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। उसके बाद इसकी तीसरी कंडीशन, चौथी थी ये, सॉरी, पांचवी कंडीशन अब आती है। चलिए पांचवी कंडीशन का बना लेते हैं, फोकस पर हो, मतलब कि वस्तु फोकस पर हो। तो ये हमने दर्पण बना लिया, ठीक है। ये दिख रहा है वस्तु फोकस पर हो, तो इसका हमने दर्पण बना लिया। उसके बाद मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर अपना सी हो गया और यहाँ पर अपना एफ हो गया। अब वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं, ठीक है। तो वही कंडीशन लगेगी कि समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, ठीक है। समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं और फिर इसमें बन जाएगी कि अब हम यहाँ से फोकस से तो गुजर नहीं सकते, तो तीसरी कंडीशन इसमें बन जाती है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों किरणें कहाँ पर जाकर मिलेंगी, ये कहीं पर नहीं, ये जाकर मिलेंगी अनंत पर। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, अनंत पर। और कैसा बनेगा ये भी आपको बता देते हैं। तो अगर ये वहाँ पर जा रहा है, बहुत दूर चला जाएगा, तो ये कैसा बनेगा, बहुत बड़ा। और वही वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। उसके बाद इसकी लास्ट और छठवीं कंडीशन आती है फोकस तथा ध्रुव के बीच में अगर वस्तु रखी हो। चलिए हम बना लेते हैं फिर से दर्पण। तल दर्पण ले लिया, इसका मुख्य अक्ष हो गया, केंद्र हो गया, फोकस हो गया। अब कहाँ पर, फोकस तथा ध्रुव के बीच में हमें वस्तु, ये ध्रुव यहाँ पर पी हो गया, ठीक है। ध्रुव के बीच में हमने यहाँ पर वस्तु मान लेते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, ए बी। इसके समांतर जाने वाली किरण कहाँ से होकर जाएंगी, पता है आपको, फोकस से होकर जाएंगी, ठीक है, फोकस से होकर जाएंगी। उसके बाद ये जो लास्ट वाली है वो कहाँ से होकर जाएगी, इसके बाद लास्ट वाली कंडीशन लगेगी कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। तो ये जो किरणें हैं आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से। चलिए इसका जो है हम दर्पण के अंदर ड्रा करते हैं। आप देख रहे हैं इस प्रकार से ये जो किरणें हैं आपस में आगे चल के मिल जाएंगी। तो दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, ठीक है, और बिल्कुल सीधा इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। किस प्रकार से, चलिए लिखते हैं। प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा, आकार क्या होगा उसका, आकार होगा बड़ा। और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी बनेगा। ये हमें आभासित हो रही है कि इस जगह से ये किरणें आ रही हैं, इस जगह से ये किरणें इस प्रकार से फैलती जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद आभासी तथा यहाँ पर सीधा बनेगा, समझ गए आप। सिर्फ एक कंडीशन में आभासी तथा सीधा बनता है, जब वस्तु एफ तथा पी के बीच में होती है, ठीक है। चलिए ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब अपना टॉपिक आता है प्रकाश का अपवर्तन। तो अगर आप
आप यहाँ तक ये वीडियो देख चुके हैं और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ताकि वो भी अच्छे से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप नए आए हों, और बेल आइकॉन भी उसके बगल में दबा देना, ठीक है। चलिए अब प्रकाश का अपवर्तन हम पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। क्या लिखा हुआ है? प्रकाश की किरण एक माध्यम आप समझते हैं, जैसे अभी हम समझा देंगे आपको। माध्यम दो प्रकार के होते हैं, वो अभी हम बताएंगे किस प्रकार के। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जो होता है वो बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करता है, बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है प्रकाश, ये आप जानते हैं। लेकिन ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। एक माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। तो सघन माध्यम क्या होता है? सघन माध्यम जैसे हम वायु और कांच का उदाहरण ले देते हैं, तो वायु जो होता है विरल माध्यम होता है और कांच जो होता है वो सघन माध्यम होता है, ठीक है। तो इसका हमने एक डायग्राम यहाँ पर बना रखा है, आपको दिखा देते हैं इसी चीज़ का। देखिए ये यहाँ पर जो है वायु है, इधर कुछ नहीं है तो वायु है, और यहाँ पर हमने एक जो कांच ले रखा है यहाँ पर, ठीक है, कांच है। तो वायु विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है। तो एक ये किरण आ रही है जिसको हम आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पर अभिलंब डाला हुआ है और ये कोण आई, मतलब कि आपतन कोण, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो पहले वाली डेफिनेशन थी प्रकाश के परावर्तन में, कि जो किरण जाती है वो कौन सी होती है? परावर्तित किरण। लेकिन यहाँ पर जो किरण आ रही है नीचे की ओर वो अपवर्तित किरण हो जाएगी, मतलब कि आपतित किरण आने वाली और जाने वाली किरण अपवर्तित किरण, क्योंकि वो परावर्तित हो रही है तो अपवर्तित हो रही है तो अपवर्तित किरण। उसके बाद आप इसमें देख रहे होंगे कि ये किरण जो आ रही है इसको यहाँ से जाना चाहिए था इस मार्ग से, लेकिन ये सघन माध्यम में आ रही है तो ये अपने मार्ग से विचलित हो गई, मतलब कि ये अभिलंब की तरफ झुक गई। तो ये साइन आई और साइन आर यहाँ पर बनते हैं कोण, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसको। अब यहाँ पर दिखा देते हैं, साइन आई क्या होता है? आपतन कोण, और साइन आर क्या होता है? अपवर्तन कोण। यहाँ पर अपवर्तन कोण और अपवर्तित किरण ये दो चीज़ें चेंज हैं बस, ठीक है। उसके बाद आता है गोलीय लेंस। ये टॉपिक आपको ऊपर वाला क्लियर हो गया। अब आता है गोलीय लेंस। तो गोलीय लेंस में क्या है? गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं, जो कि गोलीय लेंस होते तो बहुत से प्रकार के हैं, लेकिन हमें इस जो है हाई स्कूल में क्लास 10th में सिर्फ दो प्रकार के गोलीय लेंस पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं वो आपको मैं बताता हूँ। तो इसमें जो गोलीय लेंस होते हैं वो होते हैं आपके चार प्रकार के, लेकिन हमें सिर्फ दो प्रकार के इसमें पढ़ने हैं। पहला तो उत्तल लेंस, जिसको आप द्वि उत्तल भी बोल सकते हैं। यहाँ पर भी उत्तल है, यहाँ पर भी उत्तल है, तो ये द्वि उत्तल लेंस हो सकता है। और उसके बाद है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस को भी आप द्वि अवतल कह सकते हैं, क्योंकि इस साइड भी अवतल और इस साइड भी अवतल, तो इसको आप द्वि अवतल कह सकते हैं। उसके बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। तो पहले उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की हम डेफिनेशन आपको बता देते हैं। उत्तल लेंस देखिए आपको दिख रहा होगा। उत्तल लेंस में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। जैसे आपको इसको हम बता देते हैं किस तरीके से, कि उत्तल लेंस बीच में मोटा, जैसा कि आपको दिख रहा है बीच में ये मोटा है और किनारों पर ये पतला होता है, तो वही यहाँ पर लिखा है। अब उत्तल लेंस जो है बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है और इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस किस लिए कहते हैं वो हम आपको बताते हैं एक डायग्राम से। चलिए एक डायग्राम हम बना लेते हैं। यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाएंगे, इसी लेंस का एक डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। उत्तल लेंस का डायग्राम हमने बना लिया। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि किरण पुंज, मतलब कि किरणें जो ज़्यादा किरणें आती हैं उनको किरण पुंज कहा जाता है। तो ये मान लेते हैं 3 किरण आ रही हैं। अगर इस लेंस में ये 3 किरण आती हैं तो आप जानते हैं कि लेंस के अंदर जो किरणें हैं वो इस प्रकार से क्या होंगी, इस प्रकार से एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो ये जो है क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये अपसारी किस प्रकार से है उसको हम बताते हैं। तो
ये जो होता है उत्तल लेंस किरणों को अपसारित करता है। अपसारित मतलब एक जगह पर इकट्ठा करता है, तो ये अपसारी लेंस कहलाता है। ठीक है, आप इतना समझ गए। अब उसके बाद आता है अवतल लेंस। तो इसी प्रकार से अवतल लेंस है। अब अवतल लेंस जो उसका उल्टा है उत्तल लेंस का। अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। वो जो है बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता था, लेकिन ये बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए हम बताते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। जैसे कि ये मान लिया हमने बना लिया अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस ये बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। ठीक है, अवतल लेंस हो गया। उसके बाद इसमें जो भी किरणें आती हैं वो किस प्रकार से आती हैं और जाती हैं वो बता देते हैं। तो मान लिया हमने ये दो किरणें यहाँ से आ रही हैं, तो इस लेंस के अंदर ये क्या करती हैं किरणें, ये लेंस क्या करता है, किरणों को फैला देता है। फैला देता है मतलब कि फैलाने का मतलब क्या होता है, अपसारी कर देता है, मतलब अपसारित कर देता है। तो इसलिए इस लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस। और उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस। अभिसारी। ठीक है, तो आप ये टॉपिक समझ गए। तो ऑल स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब आपका जो है ये चैप्टर लगभग ख़त्म होने पर ही आया है। हो सकता है एक और लेक्चर आ जाए इसका, एक और लेक्चर में इसको हम पूरा ख़त्म करवा देंगे। बस एक और लेक्चर आएगा इसका। तो ये वीडियो यहाँ तक आपने देखा तो इसको लाइक भी कर देना, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए सब बना कर लाते हैं, सब आपके लिए पढ़ाने के लिए। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। ओके, थैंक यू।